नमस्कार दोस्तों। कामयाब इंडियन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र कोलावत आप सभी को राजस्थान जीके की कला और संस्कृति के साथ साथ इतिहास का एक विस्तृत और समग्र क्लास आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, मुख्य तौर पर रीट को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार अभी से क्लास करते जा रहे हैं। उनकी हम पहली क्लास बनाएंगे, दूसरी क्लास ऐसे लगातार हमारा पहले हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम लोग कला और संस्कृति को भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास, जहाँ से 1 या 2 प्रश्न तो लगभग आपको मिल ही जाते हैं। कौन सा क्लास है? तो भाई ध्यान रखना, राजस्थान के हम जब प्राचीन इतिहास को शुरू करते हैं, वैसे तो हम मुझे सभ्यताओं का टॉपिक पढ़ा देना चाहिए, लेकिन आप सभी को विदित है कि पिछले कुछ समय में राजस्थान के जिला निर्माण के कारण काफ़ी कुछ राजनीतिक और भौगोलिक दशाएं बदल गई हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए जब तक सरकार की ऑफिशियल साइट या ऑफिशियल गाइड पर हमको किसी स्थान विशेष का लोकेशन फिक्स नहीं कर दिया जाता, जब तक उस टॉपिक को हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जितना डाटा हमारे पास उपलब्ध है, अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार के सूजस के अनुसार, नए समसामयिक घटना चक्र के अनुसार, उनको हम लोग लगातार कंप्लीट करते जाएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होने वाली है राजस्थान के जनपद। राजस्थान के जनपद बहुत अच्छी क्लास होने वाली है दोस्तों। और जनपद और महाजनपद वैसे तो राजस्थान में ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में एक ही महाजनपद हुआ करता था, प्रमुखतः जो राजस्थान में स्थित था, और वो था हमारा मत्स्य महाजनपद। इसके अलावा और जनपद छोटे छोटे हुआ करते थे, उनका भी अपन डिटेल करते हुए चलेंगे। तो पहले आप क्लास को पूरा सीखिए, और हो सके तो साथ के साथ कंटेंट को आप लिखते चले, या फिर क्लास के बाद दोबारा से वीडियो को चला करके आप शुरू से उसको लिखें, अच्छे से नोट्स बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं मत्स्य महाजनपद की। मत्स्य महाजनपद कहां पर था मत्स्य महाजनपद, और वर्तमान में ये कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? तो मित्रों, ये मुख्यतः जयपुर और अलवर, जयपुर और अलवर के क्षेत्रों में विस्तृत हुआ करता था। जयपुर और अलवर के क्षेत्रों में कौन सा महाजनपद हुआ करता था? मत्स्य महाजनपद। क्षेत्रों में विस्तार था, इसका विस्तार हुआ करता था। दोस्तों, यहां पर सर्वाधिक मात्रा में हमको जो चीजें मिलती हैं वो महाभारत से जुड़ी हुई चीजें मिलती हैं। ऐसा कहते हैं कि पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास इस मत्स्य महाजनपद में बिताया था, जिसमें अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम इत्यादि यहां पर रहे। उस समय यहां के राजा हुआ करते थे विराट, राजा विराट, और राजा विराट की पुत्री का नाम था उत्तरा। और यहां पर उत्तरा को शिक्षा दी थी भृणला के रूप में अर्जुन ने। किसकी? तो डांसिंग की, नृत्य कला की शिक्षाएं दी थी। तो ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन अभी हमको सीखना है जयपुर अलवर के क्षेत्रों में मुख्य इसका विस्तार था। लेकिन वर्तमान में कौन कौन से जिलों के क्षेत्र में फैला हुआ हो सकता है? तो ध्यान दीजिए, वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में पहला जिला तो आता है जयपुर शहर, क्योंकि अलग अलग जिले बना दिए गए, तो उसके हिसाब से हमको चलना है। जयपुर शहर पहला जिला तो आएगा, जयपुर शहर। दूसरे नंबर पर आप ध्यान रखोगे जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण
इसके बाद में एक और तीसरा जिला जो जयपुर और अलवर से जोड़ करके बनाया गया है, कौन सा जिला है? तो कोटपुतली भैरोड। कोटपुतली भैरोड। शुरुआत में आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि हम नई प्रकार की जीके पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूरी भी है हमारे लिए, पेपर पास करने के लिए राजस्थान जीके तो होना जरूरी है ही, बिना राजस्थान जीके के संभव नहीं है। पहली बात तो मन लगना ही चाहिए, और नहीं लगता है तो लगाना सीख जाओ, क्योंकि बिना राजस्थान जीके के सिलेक्शन लेना लगभग असंभव है। तीसरा महत्वपूर्ण जिला आ जाएगा इसमें दोस्तों अलवर। अलवर, अलवर का पहले नाम हुआ करता था सालवर, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि अलवर का पहले नाम सालवर क्यों हुआ करता था। दरअसल अलवर के जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वहां पर पहले सालव जाति निवास करती थी, और सालव जाति के निवास करने के कारण ही अलवर को कहा जाता था सालवर। सिखाएंगे आपको, अच्छे से रटना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते जाइए। इसके बाद में 3 और ये था 4 नंबर। इसके बाद में दोस्तों अगला आता है नंबर 5। 5वें नंबर पर आता है थोड़ा सा धौलपुर जिला, अल्प मात्रा में धौलपुर जिला। इसके अलावा नंबर 6 अल्प मात्रा में करौली, अल्प मात्रा में करौली जिला, ये इस क्षेत्र में आ जाएंगे। ये ध्यान रखना आपको, हालांकि कुछ भाग भरतपुर का भी इसमें शामिल है। हम कह सकते हैं नंबर 7 कुछ भाग जो कि ध्यान रखना भरतपुर का भी इसमें शामिल हुआ करता था, ये ध्यान रखना आपको। तो ये बात हो गई मत्स्य महाजनपद के क्षेत्र की। लेकिन दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी, इस पर ध्यान देना आपको। राजधानी की बात कर लेते हैं, तो राजधानी का नाम हुआ करता था विराटनगर। यहाँ के राजा कौन थे? विराट। और ध्यान रखना ये राजधानी का भी नाम हो गया है विराटनगर। विराटनगर को अपन बैराठ भी तो कहते हैं, बैराठ, ये ध्यान रखना, बैराठ। वैसे राठ क्षेत्र के बारे में और सिखाया जाएगा आपको कि राठ क्या है, तो विराटनगर का ही नाम क्या है बताओ? बैराठ है। अच्छा, बैराठ तो सभ्यता भी है, बैराठ तो सभ्यता भी है, आपको सिखाया जाएगा। मौर्य कालीन यहाँ से बहुत सारे हमको है ना, बहुत सारे अभिलेख जानकारियां देखने को मिली है। जब हम मौर्य काल को पढ़ते हैं तो काफी सारी बातें यहाँ की भी कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये वर्तमान में विराटनगर कहां पर? तो पहले जयपुर में हुआ करता था। अब जहां तक है ये किस क्षेत्र में चला जाएगा? कोटपुतली भैरोड में। ये थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम बना हुआ है, तो अभी आप इतना ही ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ही सरकार की गाइडलाइन अच्छे से आ जाएंगी वैसे नोटिफिकेशन आ गए, लेकिन फिर भी सीमांकन को अच्छे से कंप्लीट कर दिया जाएगा तो हम इसको और अच्छे से पढ़ पाएंगे। राजधानी क्या हुआ करती थी? विराटनगर। और ये किसके समकालीन क्षेत्र हुआ करता था? ये भी ध्यान रखना आपको। समकालीन, समकालीन का मतलब होता है इनके समय है ना कौन सा शासन चल रहा था, कौन सा शासक वर्ग शासन कर रहा था। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस समय जो हस्तिनापुर की हम बात करते हैं, यानी कि महाभारत काल चल रहा था। और महाभारत काल में हम 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। महाभारत काल, महाभारत काल में ध्यान रखना कौन कौन हुआ करते थे? कौरव और पांडव। ये ध्यान रखना, यानी कि कौरव पांडवों के समय की ये घटना है, कौरव व पांडव। तो यहां पर है ना शरणार्थी कौन थे, मतलब कौन रहे थे, शरण में कौन रहे थे बताओ? तो कौन रहे थे? पांडव रहे थे। तो मैं इसको नोट डाल के लिख भी सकता हूं, और वो क्या? तो ध्यान रखना पांडवों द्वारा यहां पर, पांडवों द्वारा यहां पर 1 वर्ष का समय गुजारा गया था। यानी कि यहां पर पांडवों ने कितना समय व्यतीत किया? तो 1 वर्ष का समय यहां पर व्यतीत किया था। इतनी जानकारी हमको ध्यान रखनी है। वैसे आगे जब ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में आपको सिखाएंगे कि जो बाणगंगा जो एक नदी है
जिसको हम लोग रुंठित सरिता भी कहते हैं। नहीं, वर्तमान में कहाँ बहती है बताओ? रुंठित सरिता है। मुख्यतः कौन कौन से जिलों में? जयपुर, दौसा, नहीं, भरतपुर, इन क्षेत्रों से होकर के बहती है। कौन सी नदी बहती है? बाणगंगा। लेकिन पिछले कुछ समय से 15-20 वर्षों से तो बिल्कुल भी नहीं बह रही है। क्या कह दिए हैं बताओ? रुंठित सरिता। बाणगंगा कहते हैं और इसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। क्यों? अर्जुन ने इसको प्रकट किया था, इसलिए इसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। तो ऐसे करके आप ध्यान रखना। फिलहाल यहाँ पर हम इतिहास और कला संस्कृति की बातें करेंगे, इसलिए अभी मैं ज्योग्राफी पर ज़्यादा नहीं आऊँगा, ज्योग्राफी को हम लोग अलग पढ़ लेंगे। तो दोस्तों ये था मत्स्य महाजनपद के बारे में एक थोड़ा सा जानकारी। इसके बाद में अपन और भी जनपदों के बारे में पढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों अलवर। अलवर के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें आ जाती है। एक तो क्या कि अलवर का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, तो ये ध्यान रखना। अलवर के तो कई प्राचीन नाम है। कौन कौन से प्राचीन नाम है ध्यान देना। पहला प्राचीन नाम इनका देखने को मिलता है हमको सालवर। क्या नाम देखने को मिलता है? सालवर। क्यों भाई सालवर क्यों कहते थे? तो दोस्तों ध्यान रखना, यहां सालव जाति निवास करती थी। यहां सालव जाति का निवास, सालव जाति का निवास हुआ करता था, इसलिए ध्यान रखना इसको सालव भी कहा जाता था या सालव प्रदेश भी कहा जाता था। निवास करने के कारण क्या नाम पड़ गया? देखें, सालवर, यानी कि सालव जाति का निवास ही तो क्या है? सालवर। कालांतर में क्या हुआ? अभ्रंश हो गया। अभ्रंश कैसे बना? तो दोस्तों से शब्द को धीरे धीरे लुप्त कर दिया गया और अलवर, अलवर जो शब्द है वो सामने आ गया। वर्तमान में सालवर ने कह करके लोग सीधा क्या कहते हैं बताओ? अलवर कहते हैं। अच्छा, ऑफिशियल रूप से भी तो अलवरी है, तो ऐसे ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, जैसे ध्यान रखना नंबर 2 आता है उलुक। उलुक प्रदेश, उलुक प्रदेश। अलवर का एक नाम हमको क्या देखने को मिलता है? उलुक प्रदेश। उलुक प्रदेश ये भी नाम है किसका? देखें, अलवर का। इसके अलावा ध्यान रखना एक और नाम देखने को मिलता है हमको, उलावर। ये भी अलवर का ही एक नाम है, लेकिन बाद में हम लोग ऐसा ध्यान रखेंगे अपभ्रंश होकर। अच्छा, अपभ्रंश तो जानते हैं ना, अपभ्रंश होकर। अपभ्रंश का मतलब होता है निरंतर परिवर्तन होकर। अपभ्रंश होकर इसका नाम, अपभ्रंश होकर इसका नाम क्या पड़ गया? तो ध्यान रखना इसका नाम पड़ गया अलवर। और वर्तमान में इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो अलवर के नाम से ही तो जानते हैं, जो कि वर्तमान में हमारे राजस्थान का, विशेष तौर पर पूर्वी राजस्थान का एक सबसे प्रमुख जिला है अलवर। लेकिन ध्यान रखना कुछ विशेष बातें आ जाती हैं, जैसे कभी कभी हमको प्रश्न देखने को मिलता है कि मत्स्य जो महाजनपद है इसमें कौन सी जाति निवास करती है? और ध्यान रखना जो अलवर का विशेष क्षेत्र हुआ करता था इसमें कौन सी जाति? तो आपको मैं बता देता हूं, थोड़ा सा इधर देखो। जैसे आपसे पूछा जाए मत्स्य, मत्स्य महाजनपद, अगर मत्स्य महाजनपद की बात करें तो दोस्तों मत्स्य शब्द का अर्थ क्या निकलता है? मत्स्य शब्द मछली के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब यहां ऐसा राजवंश रहा होगा जिसका प्रतीक चिन्ह क्या रहा होगा? मछली रहा होगा, या वो मछली से संबंधित रहे होंगे, या वो मछली का अधिक एक तरीके से हम कह सकते हैं संरक्षण करते होंगे, कृषि कार्य, मछली का कार्य अधिक करते होंगे। तो ध्यान रखना भाई, ये शब्द से स्पष्ट हो रहा है, और शब्दों की तो बात है, शब्दों से ही तो पता पड़ता है कि किसी क्षेत्र के बारे में ऐसा हम कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। तो ध्यान रखना मत्स्य महाजनपद में हम प्रतीक की बात कर लेते हैं, तो प्रतीक में हमको क्या देखने को मिलता है बताओ? मछली। और मछली है ना, इसके लिए हम कह सकते हैं कि ईश्वरीय जब गणनाएं आते हैं तो वहां पर हम लोग मीन भगवान आदि का भी जिक्र करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जाति कौन सी रही होगी? तो वर्तमान के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्तमान में सर्वाधिक ज्यादा जो रहती है जयपुर,
अलवर के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ ट्राइब्स निवास करते हैं। कुछ कौन से ट्राइब्स हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, उनको अपन कहते हैं मीणा या मीना। ध्यान रखना, मीणा या मीना, ये ट्राइब्स निवास करते हैं, यानी कि राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति है। क्या नाम है बताओ? मीना है या मीना है? ये थोड़ा सा नेम का है, कुछ लोग मीणा और कुछ लोग इसको मीना शब्द लिखते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना। और वर्तमान में हम कह भी सकते हैं जयपुर, विशेष तौर पर पूर्वी राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, जयपुर है, संलग्न जयपुर के साथ में आपका दौसा है, अलवर है, नहीं करौली है, सवाई माधोपुर, ये जो इलाका है ये कहीं ना कहीं मीणा बहुल इलाका भी माना जाता है। ऐसे करके ध्यान रखना आप लोग। तो ये मत्स्य महाजनपद ऐसा माना जाता है, कि ध्यान रखना है, क्योंकि अनुमान तो हम लगा ही रहे हैं इन चीजों का, कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा। लेकिन मैंने अभी बताया ना आपको, अलवर क्षेत्र में कौन सी जाति का अधिक निवास रहा होगा, तो अलवर क्षेत्र में कौन सी जाति आएगी? तो सालव। ध्यान रखना कौन सी आ जाएगी, देखिए सालव आएगी। सालव ऐसे करके सालव हुआ करता था, सालवर क्षेत्र हुआ करता था, और महाभारत काल में इसका भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो ऐसे करके हम लोगों ने अभी तक सीखा है अलवर क्षेत्र के बारे में। अलवर का एक प्राचीन नाम सालवर है, उलुक प्रदेश है, उलावर है, नहीं, और अभ्रंश होकर के सब क्या बन चुका है बताओ? अलवर बन चुका है। रटना कुछ नहीं है, बस केवल सीखना है, सुनना है। कला और संस्कृति इतिहास जो होता है वो रटने का तो बिल्कुल भी नहीं, लिखते हैं हम केवल याददाश्ती के लिए। बाद बाकी आप टीचर को जितना सुनोगे, जितना समझोगे, उतना याद रहता है, वो चलेगा नहीं। ज्योग्राफी में तो आपको फिर भी चलो डाटा याद करना पड़ता है, इतिहास और कला संस्कृति में डाटा याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है। यहाँ पर कहानियों से नहीं, बोलचाल से, भाषा से, साक्ष्यों से, उन चीज़ों को हम क्लियर करते हुए जाएंगे। दोस्तों अलवर हमारा यही क्या हो जाता है, देखिए पूरा हो जाता है। इसके बाद में और चीजों की बात करेंगे। अच्छा, जब जिला दर्शन हमारा चलेगा तो हम प्रत्येक जिले के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक जिला है दौसा, उसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कौन सा जिला आता है? देखिए दौसा आता है। दौसा ना, ये बाद में बना है जिला, किससे अलग होकर के बना है? जयपुर से। पहले जयपुर में ही तो हुआ करता था। पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो किसी भैया ने पूछा था एक दिन कि दौसा है वो, मतलब इसका पुराना नाम क्या है? तो दौसा का जो पुराना नाम हमको देखने को मिलता है वो ध्यान रखना धौसा देखने को मिलता है। क्या नाम देखने को मिलता है? धौसा देखने को मिलता है। बाद बाकी और अच्छे से बात करेंगे, दौसा नहीं, धौसा, ये सब। और ये जो दौसा है आपका वो देवगिरी पर्वत के तलहटी में बसा हुआ है। देवगिरी पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है ना। तो इनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। बाद में बड़गुजरों का शासन, मैणाओं का शासन, और बाद में यहाँ पर कछवा वंश का शासन भी हम पढ़ेंगे। तो ऐसे करके दोस्तों इसको तो हम यहीं तक रहने देते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद में अपन कुछ विशेष जनपदों की बात करने वाले हैं मित्रों। जनपद कौन कौन से, देखो इधर। अब एक एक जनपद में सबसे पहले आता है हमारा मालव जनपद। सुनिए, सबसे पहला जनपद है मालव जनपद। क्या है मालव जनपद की कहानी? कौन है मालव, कहां से आए, क्या राजस्थान के मूल निवासी हैं क्या, और क्या ये कोई जाति है या कोई शासन करने वाला कोई वर्ग है, और हम पढ़ क्यों रहे हैं इसे, तो ध्यान दीजिए आप लोग। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व के आसपास भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर भयंकर आक्रमण कर दिया था, और उसके तहत ध्यान रखना कुछ इतनी बड़ी घटनाएं घटित हो गई कि एक पंजाब के क्षेत्र का शासक हुआ करता था, विशेष तौर पर रावी के आसपास का क्षेत्र का जो शासक हुआ करता था पोरस, उसने भयंकर लड़ाई लड़ी। किससे? सिकंदर से, जिसको अपन हार्ड स्पीडीज की लड़ाई कहते हैं। हार गए थे लेकिन अपनी ताकत का एहसास करवा दिया था। बाद में सिकंदर उनसे खुश भी हो गए थे और जीता हुआ प्रदेश को लौटा भी दिया था। सिकंदर तो कहां मानने वाला था कि मैं इतना सा ही क्षेत्र जीतूं, वो तो मगध तक जीतना चाहता था। मगध जो कि हमारे वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन उसकी सेना ने वहां जाने से मना कर दिया। कारण जाएं जो भी रहे हों, कारण ये बताया जाता है कि सेना ने थकान के कारण मना कर दिया था और व्यास नदी को पार ही नहीं किया था। जो भी है, लेकिन हमारे लिए वहां से क्लास यही था कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो वर्तमान में
पाकिस्तान के और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैला हुआ है। वहां पर ध्यान रखना कौन लोग निवास करते थे, मालव। सबसे पहले तो ये कि मूल निवासी कहाँ के, क्योंकि हमको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना है। मूल निवासी, ये ध्यान रखना है, मूल निवासी कहाँ के हैं, ये कौन से स्थान के मूल निवासी कहां से आए हैं। तो दोस्तों इनका मूल निवास है रावी, रावी और चिनाब नदी, रावी और चिनाब नदी के पास, चिनाब नदी के पास। तो रावी और चिनाब नदी तो पंजाब के क्षेत्र में है, तो ये ध्यान रखना रावी और चिनाब नदी के आसपास का क्षेत्र यानी कि प्राचीन पंजाब। पंजाब को तो हमने दो जगह बांट लिया है ना, अब पाकिस्तान में भी तो पंजाब है और भारत में भी पंजाब है, और भारत वाले पंजाब को तो हमने फिर 3 जगह बांट दिया भाई, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। भाई एक यूनियन टेरिटरी नहीं बना दिया क्या चंडीगढ़ को, चंडीगढ़ को अलग ही बना दिया, हरियाणा उसी से अलग कर दिए। पहले पूरा क्षेत्र मिलकर के क्या कहलाता था, पंजाब। 5 नदियों का आब है जो, वही तो है पंजाब, ऐसे करके। तो रावी और चिनाब नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसी की बात है। वैसे पंजाब में कुछ मैदान पाए जाते हैं, जैसे बिस्ट का मैदान है, बारी का मैदान है, रचना का मैदान है, छाज का मैदान है। तो ये ध्यान रखना रावी और चिनाब के बीच का क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र है। तो यहां पर कौन कौन सी नदियों के आसपास का क्षेत्र, रावी और चिनाब के आसपास का। और इसमें ध्यान रखना कौन कौन से मैदान आ सकते हैं। तो मित्रों इंपॉर्टेंट है यहां पर रचना का मैदान, रचना व छाज, या तो छाज कहेंगे या फिर इसको अंग्रेजी में कहेंगे चाज, ऐसे करके। जैसे भी देख लेना आप लोग, थोड़ा सा ऐसे शब्द हमको देखने को मिल जाते हैं, ये ध्यान रखना, ऐसे करके ऐसे है ये। इसको कई बार है ना चज भी कहा जाता है, चज। अब ये तो इंडियन ज्योग्राफी के में आते हैं हमारे मैदान, तो वहां हम लोग पढ़ाते हैं इनको। आप ध्यान रखना रचना, छाज और ये जैसे भी आपको जैसे भी मिले पेपर में उसके हिसाब से वहां पर इनका मूल निवास हुआ करता था। हम यूं कह सकते हैं वर्तमान, वर्तमान पाक, वर्तमान पाक व भारत, भारत, भारत के सीमावर्ती भाग, के सीमावर्ती भाग यानी कि बॉर्डर क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन, सीमावर्ती भाग में निवास करते थे। अब दोस्तों प्रश्न वहां पर आ जाए कि बताइए मालवों का मुख्य या मूल स्थान कौन सा था, तो इनमें से कुछ भी दे सकता है वो। अब एक ऑप्शन में तो कोई एक इनमें से शब्द मिलेगा, हमको बस उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में आप रट करके जा रहे हो और वो ऑप्शन में आपको मिलने की संभावनाएं कम होती हैं। कुछ भी आ सकता है, जो संबंधित आंसर जो होता है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि फिक्स कोई एक आंसर है वही हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, नजदीक जाओ, उसके नजदीक आसपास का आंसर आपको देना पड़ता है। तो ये तो हमने क्या सीखा अभी तक, बताओ, मूल निवास सीखा है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं और आगे। चलो मूल निवास है, लेकिन वहां से ये लोग आ क्यों गए भाई, भाई मूल निवास क्यों छोड़ता है आदमी, कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई ना कोई संकट आया होगा। अब देखो ये कितना अच्छा क्षेत्र है, रावी और चिनाब नदी के आसपास का मैदान है। मुझे बताओ पंजाब से अच्छा कोई क्षेत्र हो सकता है क्या, पानी की कमी नहीं है, खूब उपजाऊ मैदान है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। इसके बावजूद भी छोड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। तो कारण मैंने बताया ना, 2 ही कारण है, सुनो कौन कौन से कारण। यहां से छोड़ने के कारण, छोड़ने के कारण कौन कौन से कारण है मित्रों, ध्यान दीजिए, बिंदु बना लेते हैं अपन। पहला कारण तो ध्यान रखना क्या, सिकंदर का आक्रमण। पहला कारण तो है सिकंदर का आक्रमण, पहला कारण है सिकंदर का आक्रमण। तो सिकंदर ने आक्रमण कब कर दिया था, तो दोस्तों ध्यान रखना इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। इस क्षेत्र पर क्या कर दिया था, देखें आक्रमण कर दिया था।
और उसी से ये भयभीत हो गए थे, क्योंकि ये शासन करने वाला वर्ग है, भयभीत हो गए थे। हो सकता है ये सिकंदर से हार भी गए हों, ऐसे ध्यान रखना। और भी सुनिए, इसके अलावा नंबर 2 पर आता है मौर्यों का बढ़ता प्रभाव। मौर्यों का बढ़ता हुआ प्रभाव, मौर्यों का बढ़ता हुआ प्रभाव, ये दो प्रमुख कारण रहे, सिकंदर का आक्रमण और मौर्यों का बढ़ता हुआ प्रभाव। इनके कारण है ना, इन्होंने अपने क्षेत्र को छोड़ दिया। जब ये वहां पर सुखी से नहीं रह पाएंगे तो फिर छोड़ेंगे ना, और नए क्षेत्रों की क्या करेंगे, तलाश करेंगे। तो अब इनको चाहिए नया क्षेत्र। नया क्षेत्र कहां मिलने वाला, राजस्थान में। मित्रों यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। मूल निवासी कहाँ के हैं, रावी चिनाव नदी के आसपास पंजाब का क्षेत्र है। इसको हम कह सकते हैं वर्तमान में पाकिस्तान और भारत के सीमावर्ती, मतलब बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है वहां पर। वैसे यहाँ पे बॉर्डर वगैरह तो जानते हो ना, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, नहीं रेड क्लिफ वगैरह ये सारे नहीं। और ये तो ज्योग्राफी की बात है, इंडिया वाले थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। नहीं, यहां से छोड़ने के कारण दो कारण रहे, सिकंदर का आक्रमण और मौर्यों का बढ़ता हुआ प्रभाव। इसके बाद में ये कहां गए, तो सुनिए आप लोग। मतलब ये घटना इसके आसपास की है। लगभग हम कह सकते हैं 300 ईसा पूर्व के आसपास ये यहां से हटना शुरू हो जाएंगे और राजस्थान की ओर आना लग जाएंगे। लगभग हमसे पूछ सकता है प्रश्न कि यार बताओ ये कब आए थे भारत में या राजस्थान में कब आए थे। तो राजस्थान में लगभग कब आ रहे हैं, तो 300 ईसा पूर्व के आसपास, एक अनुमान है। इसके बाद में सुनिए क्या होता है फिर। राजस्थान में कहां पर आए है ना, राजस्थान में निवास। दोस्तों राजस्थान में कहां पर निवास किया, तो राजस्थान में हम कह सकते हैं कि जयपुर का उत्तरी भाग, ध्यान रखना जयपुर का उत्तरी भाग, जयपुर का जो उत्तरी भाग है वहां पर इन्होंने अपना पहला निवास बनाया। लेकिन वहां पर है ना अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां नहीं रही होंगी। देखो ये उस जगह से आ रहे हैं जहां पर अधिक कृषि कार्य होता है। अब ये उस जगह बस गए हैं जहां पर है ना कृषि कार्य तो होता है, लेकिन थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, अनुकूल नहीं लगा होगा। या फिर हम कह सकते हैं जयपुर के आसपास इन क्षेत्रों में, हमने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि मीणा जनजाति रहते हैं यहां पर काफी सारे, तो इसका मतलब इनका भी अधिक प्रभाव रहा होगा। इस कारण से इनको अपना अच्छा स्थान ये नहीं लगा, तो ये लोग फिर अपना स्थान क्या करेंगे बताओ, चेंज करेंगे। लेकिन इनका जो पहला स्थान रहा, वो पहला स्थान तो रहा यानी कि जयपुर का उत्तरी भाग। इसके बाद में ये लोग धीरे धीरे यहां से और आगे बढ़ जाते हैं और अब आ गए हैं ये जयपुर के दक्षिण में, जयपुर के दक्षिण में आ गए। यहां पर इन्होंने अपना निवास बना लिया। इसके बाद में लेकिन जयपुर के दक्षिण में आकर के इसके बाद में इन्होंने अपना जो प्रमुख स्थान बनाया जहां पर ये लोग रहने लगे, वो ध्यान रखना हम कह सकते हैं नगर, नगर या फिर एक और छोटा सा स्थान, इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं कारकोट नगर। कारकोट नगर, यहां पर ये अच्छे से रहने लगे। और ये नगर या कारकोट नगर वर्तमान में कहां पर है, तो दोस्तों ध्यान रखना ये अब जयपुर से अलग हो गए हैं, तो आप ध्यान रखना ये वर्तमान में है टोंक में, ये टोंक क्षेत्र में। तो हमसे देखो प्रश्न तो पूछ सकता है कि बताओ मालव जो गण हैं ये राजस्थान के किस क्षेत्र में निवास कर लिए थे। तो वहां पर है ना एक तो ग्रुप में आंसर आ सकता है जयपुर टोंक, या फिर ऐसे आ सकते हैं बताओ टोंक, या फिर ऐसे सीधे आंसर मिलेंगे जयपुर। तो जयपुर कर देना आप लोग, और जयपुर नहीं मिले और टोंक मिले टोंक, और जयपुर और टोंक दोनों मिल गए। अब जाना आपको नजदीक, तो फिर क्या करेंगे बताओ, टोंक करेंगे। ये थोड़ा सा विडंबना रहता है कंपटीशन में। तो इनका यहाँ पर निवास मिल जाता है, लेकिन हमको कैसे पता कि यहाँ पर निवास मिला है। तो मित्रों इसके कुछ हमको स्रोत देखने को मिलते हैं। क्या क्या स्रोत हैं देखिए आप लोग। सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो स्रोत हमको देखने को मिलता है यहाँ पर, वो कौन सा है, तो ध्यान रखना ताम्र सिक्के हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। ताम्र सिक्के, ताम्र का मतलब क्या होता है, ताम्र का मतलब होता है तांबा,
यानी कि हमको सिक्के मिलते हैं। किसके सिक्के मिलते हैं? तो तांबे के। तांबे के सिक्के कहाँ कहाँ से मिले और वो संबंधित रहे मालवगण से। तो सुनो कौन कौन से स्थान है। सबसे पहले तो अपन आ जाते हैं स्थानों पर। तो दोस्तों दो महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर हमको है ना इनके सिक्के मिले। पहला स्थान तो है रेंड। ध्यान रखना कौन सा स्थान है? रेंड। रेंड नामक स्थान जो वर्तमान में कहां पर है? टोंक में है दोस्तों। रेंड नामक स्थान वर्तमान में कहां पर है? टोंक में। तो कोई हिस्ट्री की है ना शुरुआत की थोड़ी क्लास है, इसमें कहानियां नहीं है। मैं कोशिश करूं सुनाने की, लेकिन यहाँ पर कहानियां नहीं है। आगे जब वंशावलियां चलेंगी तो पूरी कहानियों पर चलेंगे। मतलब बोर्ड की हमको आवश्यकता कम पड़ने वाली है, केवल सुनेंगे ज़्यादा। लेकिन अभी क्या हम शुरुआत कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों को सीख रहे हैं। यहाँ पर कहानियां नहीं है, मैं भी कहाँ से सुनाऊँ आपको। टूटा फूटा सा इतिहास है जो मैं आप बता रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ का। फिर जैसे हम वंशावलियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो फिर जैसे गुहिल हैं, नहीं अलग अलग वंशों में बहुत सारी कहानियाँ, एक एक कहानियों से दो दो शासक पार हो जाएंगे लगभग। नहीं तो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा हिस्ट्री पढ़ने का धीरे धीरे। नहीं लेकिन अभी शुरुआत ही है तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन देखो ऐसा है छोड़ नहीं सकते हम लोग। ये नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर हमको अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ाई में उस टॉपिक को छोड़ दें। बस यही तो दिक्कत है। एग्जामिनर को भी तो पता है ना कि ये टॉपिक वो हैं जो विद्यार्थी पढ़ते समय अच्छे मन और स्थिति से नहीं पढ़ता है। वो ये पढ़ता है कि ठीक है पढ़ लिया है, अब इसको जैसे समय आएगा तो एक बार रिवीट कर लूंगा मैं, मिलेगा तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टेड बढ़ा हुआ ना थोड़ा सा, क्योंकि वहां से तो सभी प्रश्न सही करेंगे। अब महाराणा प्रताप में से तुम यदि प्रश्न सही कर लोगे तो कौन सा पहाड़ जीत लोगे बताओ। वहां से तो सभी ठीक करेंगे ना, तो यहां से भी तो ठीक करना सीखो। पेपर हर जगह से क्लियर होना चाहिए, तब जाके बात बनती है। तो ध्यान दो आप लोग। पहला स्थान कौन सा है बताओ? रेंड। बताओ ये टोंक में है दोस्तों, और यहां से हमको लगभग 300 सिक्के प्राप्त हुए। 300 हमको सिक्के प्राप्त हुए। और इन पर क्या लिखा हुआ है तो आप ध्यान रखना, यहां पर है ना मालव जाति का नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है? देखो इधर मालव जाति का नाम कैसे लिखा गया है। तो दोस्तों ऐसी इस तरीके से देखो, ऐसे लिखा गया है मा ले वे जय ने पे दे से, ये ऐसे लिखा हुआ है। मालव जनपदस्य ऐसे लिखा हुआ है। मतलब ये नाम ही है, मालव जनपद का नाम है, लेकिन इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि छोटे छोटे से वर्णों में तोड़ करके लिख रखा है। अब वहां आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मालव जनपदस्य उक्त शब्द हमको मतलब कहाँ के सिक्कों पर लिखे मिलते हैं। तो हमको कहाँ के सिक्कों पर लिखे मिलते हैं बताओ। देखिए ये रेंड यानी कि टोंक, यहां से मिला। और क्या मिला है यहां से? अच्छा सिक्के तो मिले ही हैं, सिक्के के अलावा सुनो इंपॉर्टेंट बात है। क्या है इंपॉर्टेंट बात? तो यहां से हमको है ना कांच का सील मिला है। सील मिला है। क्या मिला है बताओ? कांच का सील मिला है। कांच का सील क्या होता है? तो सील होता है जैसे एक प्रकार का मोहर कह सकते हैं अपन। सील है ना, कांच का सील मिला है। कांच को अपन लेड भी तो कहते हैं। तो ध्यान रखना ये मिला है हमको। कहां से बताओ? यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। बताओ कांच का सील कहां से मिला है? तो कहां से मिला है बताओ? रेंड टोंक से। तो ये अभी तो सर लगेंगे, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो सर लगेगा, पेपर में आएगा तो पता लगेगा ना भाई ये क्या करना है इसमें, क्योंकि वहां पर तो रेंड भी ऑप्शन में होंगे, वहां नगर भी ऑप्शन में होंगे। नहीं ऐसे करके ऑप्शन में आएंगे तो फिर दिक्कत वहां होने वाला है। कांच का सील मिला है। और कितने मुद्रा मिले हैं यहाँ से, मतलब सिक्के कितने मिले? 300 मिले हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई समस्या नहीं दोस्तों। रेंड नामक स्थान है वो आपके वर्तमान में टोंक जिले में है। लेकिन मैंने कहा ना पिछले कुछ समय में राजस्थान में राजनीतिक भौगोलिक स्थितियां बदल गई हैं, और जो लास्ट जो मुख्यमंत्री रह के गए राजस्थान में, अब वो तो 3 और नए जिले बना के गए थे, लास्ट में घोषणा कर गए थे, नोटिफिकेशन उनका हुआ नहीं था। उनमें से एक मालपुरा भी जिला हुआ कर बनाने की बात थी, मतलब टोंक से भी हट करके एक जिला और बनाना था। अब फिलहाल तो आप टोंक की ध्यान रखें, अगर इसमें कोई और बदलाव होता है तो हम आपका बदलाव बिल्कुल वहां पर करवा देंगे। दोस्तों रेंड तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा सुन लो और कहां से क्या मिलता है। तो नंबर 2 दूसरा स्थान कौन सा है? तो मित्रों जो दूसरा स्थान आता है हमारा उसका नाम है नगर।
दूसरा है कौन सा बताओ, नगर। नगर को अपन क्या कहते हैं बताओ, कारकोट नगर। इसको अपन कारकोट नगर भी कहते हैं। अच्छा कहां पर है दोस्तों नगर या कारकोट नगर, तो ये वर्तमान में कहां पर है, टोंक में। फिलहाल तो टोंक में ही ध्यान रखें, क्योंकि नए जिले का नोटिफिकेशन अभी हुआ नहीं है, उसके हिसाब से अपन देखेंगे। तो नगर या कारकोट नगर, यहां से क्या मिला है, सिक्के मिले दोस्तों। यहां से भी क्या मिले, तो हमको सिक्के मिले। कौन कौन से सिक्के मिले तो ध्यान रखना भैया, और कितने मिले हैं। तो यहां से हमको जो सिक्के मिले उनकी संख्या ही बहुत ज्यादा मात्रा में है। सिक्के, कितने सिक्के मिले हैं और कौन सी धातु के मिले। देखो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रश्न ऐसे आ जाए, मालव जनपद के जो सिक्के हैं राजस्थान से हमको जो मिले हैं, मतलब नगर से आदि से, तो वो कौन सी धातु से बने हुए, चांदी के हैं, सोने के हैं, तांबर के हैं, किसके हैं। तो दोस्तों किसके हैं बताओ, तांबर के। तो हमको ये तांबे के सिक्के मिलते हैं, तांबे के सिक्के मिलते हैं। कितने हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, इनका संख्या कितना है, 6000। हम यूं कह सकते हैं सर्वाधिक तांबे के सिक्के कहां से मिले हमको, तो ये ध्यान रखना नगर या कारकोट नगर से। इनका संख्या कितना बताया जाता है बताओ, 6000। तो एक बड़ी मात्रा में हमको यहां से सिक्के मिले, कह सकते हैं हम लोग यहां से कितना मिला है, देखे तो सर्वाधिक सिक्के मिले, सर्वाधिक सिक्के मिले। और हम बात कर लेते हैं नंबर 3, पंजाब के क्षेत्र से हमको कुछ मिला है क्या, पंजाब के, क्योंकि पंजाब में तो रहते ही थे भाई, वहां के तो मूल निवासी थे, वहां से भी कुछ ना कुछ मिला होगा। हो सकता है इनके वहां पर सिक्के हों, लेकिन हमने खुदाई से तो प्राप्त किए, तो हो सकता है वहां पर पर्याप्त हम खुदाई नहीं कर पाए हों, जगह नहीं चुन पाए हों, तो वहां से अभी तक हमको है ना पंजाब के क्षेत्र से कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना भैया, अभी तक हमको कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं भैया डोंट रिसीव, भैया हमको अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। कहां से बताऊं, देखे पंजाब से। जो हुआ है प्राप्त वो राजस्थान से हुआ है, और राजस्थान के 2 स्थान तो ये प्रमुख हो गए जहां से हमको ये मिला है। इसके अलावा दोस्तों नंबर 4 एक महत्वपूर्ण स्थान आता है, और उसका नाम है नांदसा। ध्यान रखना क्या नाम है उसका, नांदसा। और ये नांदसा पड़ता है दोस्तों भीलवाड़ा में। ये ध्यान रखना कौन से जिले में पड़ता है, तो भीलवाड़ा में। एक जिला है आपके भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के पास में चित्तौड़गढ़ है, नहीं ऐसे करके जिला है आपका, बहुत अच्छा जिला है। और कपड़े के लिए तो काफ़ी अच्छा प्रसिद्ध है ये, नहीं मैनचेस्टर वगैरह हम वो थोड़ा देखेंगे अच्छे से उनको तो ज्योग्राफी में, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सा देखिए, भीलवाड़ा। तो दोस्तों नांदसा भीलवाड़ा में पड़ता है। यहाँ से हमें क्या मिला है, तो दोस्तों हमको यहाँ से मिला है क्या, तो नांदसा यूप, नांदसा यूप स्तंभ मिला है, नांदसा यूप स्तंभ। ये ध्यान रखना भाई, नांदसा यूप स्तंभ मिला है। इससे हमको जानकारी किसकी मिलती है, तो दोस्तों इससे हमको जानकारी मिलती है मालवगण, मालवगण, मालवगण के शासक, कि मालवगण के शासक हुआ करते थे श्री सोम। मालवगण के शासक श्री सोम की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, तो मालवगण के शासक श्री सोम की जानकारी मिलती है। किससे, नांदसा यूप स्तंभ से। प्रश्न आएगा नांदसा यूप स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो फिर वहां आपको दिएंगे वो अर्जुन दे दिए, सी भी दे दिए, नहीं आपको मालवा ये मालवगण दे दिए। तो अगर आता है अच्छे से पढ़ा है तो बताओ, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। मैथ और वो रीजनिंग तो है नहीं कि साहब यहाँ आंसर वगैरह कुछ लाना है, आता है तुरंत कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कई बार आता सरल वह प्रश्न भी गलत हो जाता है। एक बार क्या हुआ, रीट का एक प्रश्न आया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, प्रश्न तो ऐसे था। तो विद्यार्थी मतलब रीट में था, तो सभी टीचर ही हैं जो अभी बीएड या बीएसटीसी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं, तो छात्र अध्यापक नहीं कहते हैं कि उनको, अध्यापक ही हैं वो। तो देखो गलती हो गई विद्वानों से, कैसे,
हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गलती ऐसे कर जाते हैं जल्दीबाजी में। हम कई बार क्या करते हैं, कंपटीशन में जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो फिर समय का बहुत महत्व, और होना भी चाहिए समय का महत्व, वहां पर ज्यादा भी है। कैसे गलतियां कर लेते हैं। पर्सन आया था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है। पर्सन इस तरीके से था, ऑप्शन उसने ए में क्या रखा, चेतक। ऑप्शन में ए में क्या रख दिया उसने, चेतक। फिर आगे राम प्रसाद और आगे वो ढाल दिए सारे। लेकिन हम थे विद्वान बहुत ज्यादा, बहुत छोटी सी गलती कैसे कर दी कि महाराणा प्रताप को पढ़ लिया आगे से, आगे ये नहीं पढ़ा कि पूछना क्या चाह रहा है, हाथी पूछ रहा है, घोड़ा पूछ रहा है, मतलब कोई सेनापति पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कि नहीं बस महाराणा प्रताप पढ़े और नीचे ए ऑप्शन में चेतक दिखा, हमको कोई मतलब नहीं था, वहां पर क्लिक कर दिया भैया। तो क्या कर दिया बताओ, चेतक। लेकिन जब घर आए, चेक किया आंसर्स की, ऑनलाइन ऑफलाइन चेक किया अच्छे से, जब पता लगा यार इसमें तो गलती हो गई। तो सरल पर्सन जल्दी गलत होता है। मुझे एक बात बताओ, टक्कर कहाँ होती है, भीड़ भाड़ की जगह टक्कर हो जाती है कि ना, वहां लोग बहुत संभल के चलाते हैं गाड़ियों को, कहीं किसी के लग नहीं जाए। और खाली स्थान पर तो हम ऐसे घुमाते हैं, गाँव में यदि हाँ ऐसे सड़के पर कोई मिल गया ये चलाते हैं ऐसे, बताओ। नहीं लहराते नहीं गाड़ी को, यूं बताओ, नागिन डांस, नागिन डांस करा देते हैं बताओ गाड़ी को। सभी लड़कियां भी खतरनाक, लड़कियां तो और भी खतरनाक। शहरों में ये गाड़ियां चलती है ऐसे ही, अच्छा किसी के लग जाए उससे कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा ये ध्यान रखना, लड़के भी कम नहीं है, ये गांव में तेज चलाते हैं। अच्छा इस तरह तो ध्यान रखना, मतलब हिसाब से है ना। तो अभी दोस्तों यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। नगर कारकोट नगर से हमको तांबर सिक्के मिले, कितने मिले, 6000 मिले। और पंजाब से तो मैंने डोंट लिखा है, इसका मतलब यार कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, सिक्के के नाम पर कुछ नहीं मिला, ये ध्यान रखना, कुछ नहीं मिला सिक्के के नाम पर। तो नानसा भिलवाड़ा में जो है, नानसा भिलवाड़ा में है, यहां से हमें मिला है नानसा युग का स्तंभ मिला। स्तंभ का मतलब है कोई पोल होगा, स्तंभ मिला है, जहां से हमें जानकारी मिलती है कि मालवगण के कोई शासक थे, क्या नाम था उसका, श्री सोम। दोस्तों यहां तक तो कोई समस्या आपको होना भी नहीं चाहिए। ये आपको मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है, किसके बताओ, देखे मालवगण के बारे में। कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न हो यहाँ तक का तो बोल देना। बाद बाकी आप लोग इसको थोड़ा सा राइट डाउन करो, थोड़ा सा हाँ लिख रहे हो ना साथ साथ, ठीक है जब तो ठीक है। चलो जी इसके बाद में हम आगे चलते हैं मित्रों, इसके बाद में आगे मालव का तो हाँ समय कितना हो गया लगभग, चल रहा है ना अभी तो, चलो अभी तो और लेंगे क्लास को अच्छे से है ना, ध्यान दीजिए आप लोग। इसके बाद में और मालव जनपद यही हो जाता है। अगला जनपद की बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला जनपद कौन सा है, सीवी। अगला जनपद है कौन सा, सीवी जनपद। ये ध्यान रखना, सीवी जनपद। ये कलर अनुकूल है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान दो आप लोग, बातें नहीं बातें नहीं। सीवी, सीवी जनपद की बात कर रहे हैं अपन है ना, सीवी जनपद। सीवी जनपद है ना, कहां पर हुआ करता था, कैसे क्या, इसकी पूरी बातें देखो आप लोग। सीवी जनपद, मित्रों सबसे पहले तो ये कि सीवी एक जाति थी, शासक वर्ग हुआ करता था, कहां रहते थे ये लोग, तो ये लोग भी सेम उसी प्रकार से जैसे मालव पंजाब पाकिस्तान के उस क्षेत्र में रहते थे, वहीं पर कौन रहा करते थे, सीवी रहा करते थे। तो इनका हम पहले तो देख लेते हैं प्राचीन स्थान। प्राचीन स्थान सुनो, प्राचीन स्थान कौन सा है, तो दोस्तों इनका प्राचीन जो स्थान है वो है पंजाब, पंजाब पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान के आसपास का, आसपास का क्षेत्र। और उसमें भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सा स्थान हुआ करता था, उसको कहते थे अपन शिवपुर, उसको अपन कहते थे शिवपुर। ये शिवपुर का क्षेत्र हुआ करता था, मतलब हम कह सकते हैं पंजाब के क्षेत्र में आता था। बाद में इन लोगों ने क्या किया, अपना स्थान बदला। क्यों बदला, इसका कारण मैंने अभी आपको सिखाया भी था। कोई ना कोई तो यहाँ कष्ट रहा होगा, तभी ये लोग उसको छोड़ करके कहां पर आ गए, यहाँ पर। तो रहा था ना एक तो आपका मौर्यों का बढ़ता हुआ प्रभाव, क्योंकि घनानंद के बाद में, घनानंद के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा शासन हुआ। हालांकि वो कहानी आपके इंडिया जीके में आती है,
इंडियन हिस्ट्री में चलता है वो, नहीं हम यहाँ पर उसको पढ़ा नहीं सकते, फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य, इसके अलावा आपका आगे अशोक को हम पढ़ते हैं, तो बड़े महत्वपूर्ण रहे थे ना, और काफ़ी दूर तक मतलब अफगानिस्तान तक शासन किया था, तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य रहा था उनका। राजस्थान में भी मौर्यों का शासन रहा था, कहाँ तक? चित्तौड़गढ़ तक। चित्तौड़गढ़ के एक शासक का नाम मिलता है मान मौर्य, जिसको बप्पा रावल ने हराने का उल्लेख मिलता है 734 ईस्वी के आसपास। तो ध्यान रखना आप लोग, शिवपुर का क्षेत्र जहां पर ये रहते थे। इसके बाद में ध्यान रखना राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में कहां पर आ गए? राजस्थान में कहां पर आ गए, ध्यान दो आप लोग। तो दोस्तों, राजस्थान में इनका महत्वपूर्ण स्थान बना था मेवाड़। राजस्थान में इनका स्थान बना था मेवाड़। मेवाड़ के क्षेत्र में, मेवाड़ का क्षेत्र में है ना, कौन सा महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था? तो देखिए इधर एक शहर हमको देखने को मिलता है, उसका नाम है मध्यमिका। क्या नाम है उसका? मध्यमिका। या फिर इसको हम लोग नगरी, मध्यमिका, या फिर इसको हम नगरी के नाम से जानते हैं। और ये जो मध्यमिका या नगरी जो है, ये वर्तमान में कहां पर है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये वर्तमान में है चित्तौड़गढ़ में। ये ध्यान रखना, वर्तमान में कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ में ये है मध्यमिका। सुनिए भाई, मेवाड़ में तो कौन कौन से जिले आते हैं? तो एक बार मैं मेवाड़ के जिले बता देता हूं आपको। मेवाड़ के जिले यदि आपसे पूछे, इसको थोड़ा अलग ही बता रहा हूं मैं, है ना, तो ध्यान दीजिए यहां पर। मेवाड़ के जिले ये अलग है, इससे हटकर के क्लास है ना थोड़ा सा, लेकिन यह बताना पड़ेगा आपको कि मेवाड़ में जिले कौन कौन से आते हैं। तो मेवाड़ में मुख्य तो जिला कौन सा आता है? उदयपुर। ये ध्यान रखना, उदयपुर। अच्छा, उदयपुर को क्या कहते हैं अपन? व्हाइट सिटी। क्या कहते हैं? व्हाइट सिटी। व्हाइट सिटी कहते हैं उदयपुर को। ऐसे करके बहुत सारे शहर है, जैसे बताओ राजस्थान का ये तो खैर ब्लू सिटी, एक जो है ब्लू सिटी, बताओ किसको कहा जाता है? जोधपुर को। जोधपुर क्या कहते हैं बताओ? ब्लू सिटी। ऐसे ही आता है आपका, जैसे येलो सिटी आता, जैसलमेर, नहीं ऐसे करके। तो बहुत सारे वो शहर हैं, उनको अपन रंगों के हिसाब से अलग से पढ़ लेंगे। अच्छा, व्हाइट सिटी एक बार क्या है, क्वेश्चन आया था, मुझे पता है डीएलएड का कोई प्री एग्जाम था राजस्थान में, जो डीएलएड होता है उसका, तो वहां आया था प्रश्न इसका, व्हाइट सिटी। तो उसमें विद्यार्थी है ना मकराना करी आए। मकराना में तो खैर मानते तो हैं सफेद से संबंधित कुछ मामला है, लेकिन वो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, शहर थोड़ी सफेद है वो। शहर सफेद कौन सा है बताओ? देखिए उदयपुर। और यहाँ पर भी दरअसल क्या है, जो जैन धर्म के जो हमको मंदिर मकान जो अधिक देखने को मिलते हैं ना, वो सफेद रंग के हैं, इसलिए उदयपुर को व्हाइट सिटी कहते हैं। कई बार विद्यार्थी ब्लू सिटी को गलत कर जाते हैं। ब्लू सिटी क्या है? नीला शहर। तो वो सोचते हैं कि शायद अपन वो पानी के चक्कर में कर जाते हैं कि वो झीलों की नगरी उदयपुर कहते हैं, शायद वो कर ले, बल्कि ये गलत होगा भाई। ब्लू सिटी में तो क्या आएगा बताओ? जोधपुर आएगा। ऐसे ध्यान रखना। और भी बहुत सारे शहर हैं जिनको अपन रंग के हिसाब से अलग पढ़ेंगे। तो मेवाड़ में एक जिला तो है उदयपुर, एक जिला आता है इसमें, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़। एक जिला कौन सा होगा? तो इसमें चित्तौड़गढ़। दोस्तों एक जिला इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आप ध्यान रखना, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ से ही अलग हुआ है। एक जिला और ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा होगा? सलूम्बर। सलूम्बर ये नया जिला बनाया दोस्तों, सलूम्बर। इसके अलावा सुन लीजिए और कौन सा होगा? इसके अलावा ध्यान रखना, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का थोड़ा सा भाग भी शामिल होगा इसमें। इसके अलावा दोस्तों एक और जिला बड़ा महत्वपूर्ण जिला है, राजसमंद। राजसमंद, अच्छा जी, ये जिले जो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है ना, उनको अपन वागड़ के जिले कहते हैं, वो वागड़ प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। तो फिलहाल तो ये अलग से ध्यान रखना आप लोग, ये मेवाड़ में कौन कौन से जिले आगे हैं, तो ये इस क्लास से हटकर के क्लास कह सकते हो आप लोग। लेकिन चूंकि यहाँ पर मेवाड़ आ गया था, तो मुझे बताना यहाँ पर क्या था, जरूरी था। ऐसे ध्यान रखना, मेवाड़ के कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर। अच्छा, ये नया डिस्ट्रिक्ट है, ये नया वाड़ा है ना। और अगला ये भीलवाड़ा, और ये कौन सा है? राजसमंद। राजसमंद का तो बहुत अच्छा काम, देखो कैसे, राजसमंद के नाम से कोई जिला मुख्यालय नहीं है, राजसमंद के नाम से कोई शहर वहर नहीं है, राजसमंद तो एक झील के नाम पर जिले का नाम बन गया
क्या देखे बताओ, राजसमंद, बल्कि जिला मुख्यालय राजसमंद के नाम से नहीं है, तो ये ध्यान रखना आपको। ये मेवाड़ के जिले हैं दोस्तों। हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में ये कहाँ पर रहते, तो मैंने बताया था कि सीवियों का मूल निवास कहाँ बन गया था, मध्यमिका या नगरी के आसपास, जिसको वर्तमान में अपन चित्तौड़गढ़ में देखते हैं। इसका प्राचीन नाम हमको क्या देखने को मिलता है बताओ, देखिए मध्यमिका। ये प्रश्न आता रहता है, ऐसे ही आता रहता है कि बताओ ये इसका प्राचीन नाम क्या है। तो इसका प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम क्या है बताओ, देखिए मध्यमिका। नगरी का ही प्राचीन नाम क्या है, तो मध्यमिका। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, नगरी का प्राचीनतम नाम बताइए, क्या नाम है, तो मध्यमिका। ये हो गया दोस्तों। ये किसकी बात कर ली अपन ने, बताओ सीवियों की बात कर ली। बताओ सीवी महाजनपद, या महाजनपद तो नहीं लेकिन जनपद की बात कर लेते हैं। बताओ कौन से क्षेत्र में हुआ करता था, देखिए मेवाड़ में। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था मालव वालों की, तो बताओ मालव कौन कौन से जिलों में रहेंगे, देखें जयपुर और टोंक उनके आसपास। हालांकि वो कारकोट नगर वगैरह रेंड नहीं, नानसा वो हमने अच्छे से सीखा ही है, तो ऐसे करके आप लोग इनको ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद में हम चलते हैं अगला पर। अगले पर तो ध्यान रखना, अगला कौन कौन से आते हैं, तो अगले आते हैं योद्धे। अगले कौन से आते हैं, योद्धे। अब तक हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, देखो इधर। सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको महाजनपद। महाजनपद पता होना चाहिए, कौन से महाजनपद की बात की थी मैंने, तो मैंने मत्स्य महाजनपद, जिसका राजधानी था, जो भी था बात उसका। इसके बाद में अपन छोटी छोटी सी बातों पर यानी कि जनपदों पर आ गए थे, जिनमें ध्यान रखना अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। तो सबसे पहले हम पढ़ लिए थे किसको, मालव को। मालव को पढ़ लिए थे, है ना। हालांकि मैंने महाजनपद के साथ में आपको अलवर के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी बता दिया है। इसके बाद में हम लोग पढ़ चुके हैं किसको बताओ, सीवी को पढ़ चुके हैं। सीवी के बाद में ध्यान रखना तीसरा नंबर जो है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं अब, वो आता है योद्धे। अगले आते हैं योद्धे। योद्धे इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, तो सुन लीजिए अपन योद्धे कहाँ से आए, कौन सा इनका क्षेत्र हुआ करता था, वो पूरा बात हम करेंगे। तो देखो इधर क्या आएगा, अब अगला टॉपिक योद्धे। योद्धे, अच्छा ये भी एक प्रकार का जनपद ही हुआ करता था। 4 जनपद देखने को मिलते हैं ऐसे हमको। एक तो कौन सा, मालव, जो मैंने याद करवाया आपको, टोंक जयपुर। एक हमको देखने को मिला सीवी, जो मेवाड़ में। तीसरा आ रहा है योद्धे, एक और आएगा अर्जुनायन। वो कौन सा आएगा, अर्जुनायन। ऐसे ध्यान रखना आप लोग। योद्धे है ना, ये एक महत्वपूर्ण, देखो इधर, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जनपद हुआ करता था, हुआ करता था, जनपद हुआ करता था, जो कि वर्तमान वर्तमान भारत पाकिस्तान, भारत पाक सीमा, भारत पाक सीमा के क्षेत्रों में निवास करता था, निवास करता था। यह ध्यान रखना, कहां पर निवास करता था, तो भारत और पाकिस्तान के सीमा वाले क्षेत्रों में निवास करता था। स्थान की अपन बात करें, कौन सा स्थान महत्वपूर्ण है इसमें, तो देखो इधर, जैसे श्री गंगानगर, इसमें नाम आता है किसका, श्री गंगानगर का। इसके अलावा नंबर 2 अगला आता है इसको अनूपगढ़। कौन सा आता है इसमें, अनूपगढ़। इसके अलावा सुनो अगला इसमें आता है जैसे कुछ हनुमानगढ़ का भाग, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के कुछ भाग में, हनुमानगढ़ के कुछ भाग में। इसके अलावा इसमें अगला हुआ करता था बीकानेर, बीकानेर का, बीकानेर का उत्तरी भाग, बीकानेर का उत्तरी भाग। ये ध्यान रखना आप लोग, बीकानेर के उत्तरी भाग में ये लोग निवास किया करते थे। उत्तरी भाग, बीकानेर का उत्तरी भाग, इस क्षेत्र में निवास किया करते थे। कौन निवास किया करते थे, योद्धे। थोड़ा सा इसको एक बार राइट डाउन करो आप लोग, बातें मत करो भाई।
बना लिया क्या भाई? चलो, तो योद्धाओं के बारे में ध्यान रखना क्या आएगा, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ का कुछ भाग और बीकानेर का कुछ क्षेत्र, ये ध्यान रखना, ये निवास हुआ करता था किनका, देखिए योद्धाओं का। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब हमारा यहां से प्रॉपर इतिहास शुरू हो जाता है। प्रॉपर इतिहास में ध्यान रखना, कल से हम लोग जहां पर पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास की वंशावलियां। ध्यान रखना, एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, राजस्थान के इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु अपन पढ़ेंगे कल से जो शुरू करेंगे, उसमें दोस्तों सबसे पहले हमारा यहां पर आएगा प्रमुख वंश। प्रमुख वंशों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्रमुख वंश कौन कौन से हैं, तो देखो इधर, जैसे अपन बात करें यहां पर सबसे पहले तो चौहान वंश, यानी कि राजस्थान में कौन सा वंश, चौहान वंश। चौहान वंश की कई शाखाएं हैं, कई शाखाएं हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे सुन लो, चौहान वंश में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सांभर, सांभर के चौहान, है ना। सांभर के चौहान पढ़ने हमको, अजमेर के चौहान पढ़ने हैं यहां पर हमको। इसके अलावा हमको यहां पर है ना पाली, यानी कि गोड़वार के जो चौहान है उनके बारे में पढ़ना है, पाली के चौहानों के बारे में, पाली जालोर के चौहानों के बारे में। इसके अलावा दोस्तों सबसे खतरनाक जो पढ़ेंगे वो रणथंभौर वाला, रणथंभौर के चौहान, इनके बारे में पढ़ेंगे। रणथंभौर जो कि आपके सवाई माधोपुर के क्षेत्र में आता है, उनके बारे में, तो चौहान वंश के बारे में। इसके अलावा सुनो, चौहान और कहां कहां पर हुआ करते थे, तो ध्यान रखना हाड़ौती के चौहान, जिसमें अपन है ना कोटा बूंदी, कोटा बूंदी के चौहानों को भी पढ़ेंगे। कोटा बूंदी के चौहान, इनको अपन कहते हैं, ध्यान रखना, हाड़ा चौहान, है ना, हाड़ौती के चौहान वंश, हाड़ौती का चौहान वंश, हाड़ौती के चौहान वंश, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे ना। तो ये चौहानों का इतिहास इतना आएगा, लेकिन अभी मैंने केवल आपको थोड़ा बताया है कि चौहानों के इससे संबंधित क्लास रहेंगी। सबसे पहले अपन चौहान वंश। इसके अलावा सुनो और कौन कौन से वंश पढ़ेंगे, तो इसके अलावा आता है मेवाड़ का राजवंश। मेवाड़ का राजवंश का नाम तो आपको पता होना ही चाहिए, क्या नाम आता है, तो उसमें अपन गुहिल और सिसोदिया राजवंश। ध्यान रखना कौन कौन से नाम है, तो एक तो है गुहिल वंश, और इसी में अपन आगे लेंगे सिसोदिया वंश, गुहिल व सिसोदिया वंश, गुहिल व सिसोदिया वंश, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में तीसरा ध्यान रखना कौन सा आएगा, तो भाटी राजपूतों का वंश, भाटी राजवंश। भाटी राजवंश ध्यान रखना, भाटी राजवंश ने कहां पर शासन किया था, तो जैसलमेर के आसपास, है ना। यादव है ना, इनके बारे में अपन बात करेंगे। भाटी राजपूतों के बारे में थोड़ा सा एक बार बता दूं आपको कौन कौन से टॉपिक जो आगे आने वाले हैं। भाटी राजवंश, इसके अलावा अगला आता है इसमें मारवाड़, मारवाड़ का राजवंश, मारवाड़ का राजवंश, जिसमें अपन मुख्यतः बात करने वाले हैं राठौड़ों की, यानी कि राठौड़ वंश की बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगला जो इसमें आता है वो गुर्जर प्रतिहार, अगला अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवंश, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। ये महत्वपूर्ण वंशावलियां हैं राजस्थान की, और भी हैं उनके बारे में। तो दोस्तों कल से हम लोग बताओ कहां से, यहीं से शुरू कर लें क्या, कल हम चौहानों से शुरू करेंगे, और इसमें भी हम आपको बताएंगे राजपूतों की उत्पत्ति, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, राजपूतों की उत्पत्ति पहली क्लास से शुरू होगा ना, तो ऐसे करके आप लोग ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, मेरा ये क्लास तो पूरा हो गया है यहाँ का, और आप लोग लिख लीजिएगा जो बच गया था, नहीं तो बिल्कुल यदि आप वीडियो पर लगातार बने रहेंगे तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें हल्की होती जाएंगी। दूसरा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, और हमारे कामयाब इंडियन एकेडमी के साथ में बने रहें। हम आपको रीट एग्ज़ाम तक उससे पहले ही पूरा सिलेबस, जीके का, इसके अलावा रिवीजन और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।
स्टॉप कर स्टॉप करने के लिए बुला के लाऊं?